ये एक दाढ़ी वाले इंसान दिख रहे हैं। मैं कहूँगा कि इनकी वजह से कम से कम जब से ये पैदा हुए, पैदा होने से आज तक कम से कम 50 करोड़ लोगों की इंसान तो जरूर की लाइफ को एक लाइफ लाइन जरूर मिला होगा विलियम एंटोवेन की वजह से। ये बहुत ही ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन्होंने किया था। किस फील्ड में किया था? तो मेडिकल साइंस में। बहुत ही ग्रेटेस्ट विलियम एंटोवेन। ये साहब जो हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, हम लोग सबको इनका कर्जदार होना चाहिए। हाँ बताइए, क्वेश्चन था, बताइए मोहसिन मसूद से आप क्या क्वेश्चन था, बताइए। व्हाट इज द क्वेश्चन? मोहसिन मसूदी का एक क्वेश्चन था, बताइए। एक लड़की थी, जैसे वैसे ही मोहसिन साहब कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो कौन सा क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन तो भेजो। चलो, तो अब हम लोग ये विलियम एंटोवेन की बात कर रहे हैं। देखो, ईसीजी, ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इन्होंने कहा ए बी बंडल और बंडल ऑफ हिज की। आई थिंक गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पे कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। इन्होंने मुझसे, मोहसिन मसूदी साहब ने क्वेश्चन पूछा कि ईसीजी सॉरी ए बी बंडल और बंडल ऑफ हिज की लोकेशन सेम होती है। तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। बनाऊँ? आ गया है? आ गया है आपके पास आप लोगों की कि मैं डायग्राम बना सकता हूँ? चलिए मैं बनाता हूँ। ये है आपका हार्ट, ये हो गया ए बी। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? ए बी सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ए बी सेप्टम, ठीक है। ये आपका इनके बीच में और ये इनके बीच में, ठीक है। हाँ तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, ये है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बताइए ये क्या चीज़ है? ए बी नोड, ए बी नोड ही ना है, ये एस ए नोड। अब देखिए, यहां से ये आया, इसको हम कहते हैं ए बी बंडल या बंडल ऑफ हिज। ए बी बंडल और बंडल ऑफ हिज क्या कहते हैं? ए बी बंडल या बंडल ऑफ हिज। समझ में आया मोहसिन मसूदी साहब? तो ए बी बंडल और बंडल ऑफ हिज एक ही चीज का नाम है। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो ए बी बंडल कहो या बंडल ऑफ हिज। फिर ये ए बी बंडल के ही ब्रांचेज होते हैं। क्या होते हैं? ए बी बंडल के ही ब्रांचेज होते हैं। ये राइट ब्रांच, ये भी दिस इज द ब्रांचेज ऑफ ए बी बंडल। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ ए बी बंडल। ये सब ये पूरा ए बी बंडल का ही ब्रांच है या बंडल ऑफ हिज का। और फिर इससे जो ब्रांचेज निकलते हैं उसको कहते हैं परकिंजी फाइबर, ठीक है। तो देखो, अब आपके बुक में एक पहले ही क्या कहते हैं हेडिंग वही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया है? तो ईसीजी, आप सबको मालूम होगा दिल में कोई प्रॉब्लम होती है तो ईसीजी कराया जाता है। ये तो आप सबको मालूम है कि कुछ इसके अलावा भी मालूम है आप लोगों को ईसीजी के बारे में? बोलिए, कुछ आप लोगों को नॉलेज है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। आई थिंक सम पीपल को तो कुछ नॉलेज होगा थोड़ा बहुत। देखो, तो ईसीजी क्यों मेजर करते हैं? जब दिल में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो, मतलब आप किसी के सीने में दर्द होता है ना, तो डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो क्या एडवाइस करता है? ईसीजी। किसी के सीने में दर्द है तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या एडवाइस करता है? ईसीजी। समझ रहे हो बात को? तो ईसीजी एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप सबने सुन रखा होगा। लेकिन आप सबने मूवी भी देखा होगा, 90s की मूवी। उसमें क्या होता है? लड़की घर छोड़ के भाग जाती है, हीरोइन घर छोड़ के भाग जाती है। तो हीरोइन के बाप को एकाएक क्या होता है? सीने में पेन उठता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फिर जब हीरोइन सुनती है ये बात, तो दौड़ते हुए हॉस्पिटल में आती है अपने बाप को देखने। और बाप को देखने आती है तो देखती है कि बाप ऑपरेशन थिएटर में है और बाहर स्क्रीन लगा हुआ है और उस पर एक इस तरह का कुछ चल रहा है, ऐसे 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 कुछ चल रहा है। और वो फिर ऊपर वाले से दुआ करती है, प्रार्थना करती है। तो कई बार ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कई बार ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है। जब नीचे वाला हो जाता है तो मामला ठीक है, ऊपर वाला अगर ये ऐसे हो गया तो मामला मामला ठीक नहीं है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग का नाम है क्या?
इस रिकॉर्डिंग का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस रिकॉर्डिंग का क्या नाम है? इस रिकॉर्डिंग का क्या नाम है? नो, नॉट एट ऑल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Yes, Kirti have given absolutely right answer and all of you are wrong. इस रिकॉर्डिंग का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ताहा आस्था किसके लिए होता है? ईसीजी टर्म ग्राफ के लिए या ग्राम के लिए? टर्म ईसीजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समन ने कहा ग्राम, दिव्या ने कहा ग्राम, ताहा ने कहा बोट, अफीफा ने कहा ग्राम, जोएब ने कहा, कीर्ति ने कहा ग्राफ। ना ना ना, ये बेटा ऊपर में ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये गलत है। ECG do not stand for electrocardiography, it stand for इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो दोनों एनसीईआरटी में लिखा है ना ECG। और इस रिकॉर्डिंग का नाम क्या है? इलेक्ट्रो। आप ECG कराने जाते हो, ग्राफ किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज बेसिकली मशीन जिससे ECG रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर आस्था सपोज करो मेरा ECG होने जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? सर ने ECG कराया है, तो सर ने मशीन कराया है। क्या मशीन कराया है? ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्डिंग। तो आप ECG कराते हो एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन, नेम ऑफ मशीन थ्रू विच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज रिकॉर्डेड। मेरी बात समझ में आया? तो हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ रिकॉर्डिंग which is recorded by electrocardiograph। तो ये किसका नाम है? मशीन का। अच्छा तो चलिए, परवीन बॉबी थी, एक हीरोइन का नाम था परवीन बॉबी। नाम सुना है? नाम सुना है परवीन बॉबी का? ठीक है ना। तो आप लोग जीनत अमान का तो जरूर सुना होगा। जीनत अमान एक हीरोइन थी, तो वो अपने घर को छोड़ के भाग गई। तो उसके बाप को हार्ट अटैक आ गया। जब हार्ट अटैक आया तो वो सुनी, तो फिर जल्दी से दौड़ती भागती हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में पहुंची तो देखा कि बाहर स्क्रीन लगा हुआ है, और उस स्क्रीन पे, अरे ये क्या हुआ, उस स्क्रीन पे कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? तो कुछ चल रहा है और आवाज आ रही है। क्या क्या आवाज आ रही है? तो सुनिए, पिप पिप पिप। क्या आवाज आ रही है? पिप पिप पिप। तो वो अबे सुनो, मैं सही है किस हीरोइन का नाम था, क्योंकि आजकल के मूवी में ये कम होता है, ये सब चीजें नहीं होती। तो पिप पिप की आवाज आ रही थी, तो वो कह रही है थैंक गॉड। फिर एकाएक जैसे ही वो अपने बाप को देखने के लिए रूम में पहुंचती है, तभी एकाएक मशीन पर जाता है पी पी, मतलब उसके बाप हो गए टी, जो कि प्राण बने हुए थे या अमरीश पुरी बने हुए। पी मतलब टी, टी का मतलब खत्म, मामला खत्म, गेम ओवर। तो पिप पिप जब तक बज रहा है, तब तक इस तरह की कुछ चल रहा है, वेव चल रहा है। और ये वेव जो है ना, ये वेव क्या कहलाता है? कि मतलब दिल की धड़कन मेंटेन है। और जैसे ही पी हुआ, ये वेव ऐसे हो जाता है, टाटा बाय बाय। ठीक है ना। तो देखो, कभी भी कोई लड़की या कोई लड़का घर छोड़ के शादी मत करना। समझ रहे हो ना बात को? कितना भी प्यार करना, लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्यार मत करना अपने बीवी को, या अपने होने वाले हस्बैंड को, या होने वाले बीवी को, या अपने बॉयफ्रेंड को, या गर्लफ्रेंड को। ठीक है ना। माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं दे सकता। भले प्यार में अंधा मत होना, प्यार करना, लेकिन प्यार में अंधा मत होना। समझ रहे हो ना बात को? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विथ मी? नहीं, हाँ मैंने बिल्कुल अरेंज मैरिज किया, लेकिन लव मैरिज करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन पेरेंट्स को क्या कहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में लेके। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि माँ बाप के कॉस्ट पे। ठीक है ना।
करना, ठीक है ना। माँ बाप बहुत मेहनत करके बच्चों को पालते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लव में अंधा होना बुरी बात है। यस, चलिए ठीक है, चलिए तो आइए बात करते हैं आगे की। तो देखो भाई, ये है वाकई में ईसीजी क्या चीज, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? तो देखो, हमने क्या कहा, हमारे दिल में करंट जनरेट होता है, हमारे दिल में करंट जनरेट होता है, उसके लिए जनरेटर कौन कौन से हैं? तो जनरेटर है हमारे पास एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, इट्स ब्रांचेज, परकिंजी फाइबर, ये सब जनरेटर करंट पैदा करता है। तो करंट मारेला, एक भोजपुरी में गाना है, वो करंट मारेला, तो हमारे बॉडी में करंट जनरेट वाकई में होता है और अच्छा खासा करंट जनरेट होता है, लेकिन ये करंट हम लोग एहसास नहीं करते हैं, ठीक है। तो सुन लो क्या होता है ना, लेकिन इस करंट को सबसे पहले मेजर करने का तरीका किसने बताया? विलियम आइंस्टाइन ने। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में जनरेट होता है ना, वो पूरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। मान लो ये है हार्ट, देखो आप लोगों के लिए आज कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम, ये है दिल, सॉरी यहाँ पे दिल, ये दिखा तो दिया, ये है दिल, ये है दिल। अब इस दिल से जो करंट जनरेट होता है ना, वो हर जगह ट्रांसफर होता है पूरे बॉडी में, लेकिन इसका मैक्सिमम जो ट्रांसफर का एरिया है वो ये है और ये, विलियम आइंस्टाइन ने कहा। हालांकि पूरे बॉडी में ये ट्रांसफर होता है, पूरे बॉडी पे ये करंट दिखता है। तो इसी करंट को मेजर करते हैं, इसी करंट को हम लोग ईसीजी के जरिए मेजर करते हैं। आप लोगों ने सुना है दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आम मीटर होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस आम मीटर एंड गैल्वेनोमीटर? क्या डिफरेंस है आम मीटर और गैल्वेनोमीटर में? थोड़ा सा फिजिक्स में आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आम मीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? एक आम मीटर, आई डोंट नो कि वेदर स्पेलिंग इज माय राइट और रॉन्ग, गैल्वेनोमीटर, और एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। और आम मीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर अगर करंट मेजर करता है तो आम मीटर क्या करता है? देखो, अमाउंट ऑफ करंट, सुन लो प्लीज, लिसन केयरफुली। अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट को मेजर करना है, सुन लो, अब सुन लो, तुम लोग को फिजिक्स हमसे ज्यादा जानता आता होगा, लेकिन मैं तुम लोग को थोड़ा सा बताता हूँ वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। मुझे जहाँ तक लगता है मैं सही हूँ, लेकिन फर्दर इसको आप कंफर्म कर लेना अपने जूनियर सर से। आम मीटर स्ट्रेंथ ऑफ, अरे सुन तो लो, अब मेरी बात सुन लो, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, अब मेरी बात सुन लो प्लीज स्टॉप। आम मीटर मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट, गैल्वेनोमीटर मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ करंट, दोनों। आममीटर ओनली मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, की कितना स्ट्रेंथ का करंट है। गैल्वेनोमीटर मेजर द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एंड वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग ट्वेल्थ में आओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह बहुत सारा पढ़ोगे, ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत सारी पढ़नी है ट्वेल्थ क्लास में, इसमें तो वहां पे फर्दर आपको क्लियर होगा। आममीटर मेजर द, सुन लो, आममीटर मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर मेजर द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एंड वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ईसीजी होता है ना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? गैल्वेनोमीटर। किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल। बेसिकली ये गैल्वेनोमीटर है, लेकिन नॉर्मल गैल्वेनोमीटर में और इसमें क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल गैल्वेनोमीटर जो है ना, बहुत ज्यादा ही जब चेंज डायरेक्शन में हो करंट के या स्ट्रेंथ हो तब उसको मेजर करता है, लेकिन ये थोड़ा सा डेडिकेट होता है और ये बहुत माइनर भी चेंजेस होता है ना करंट में या डायरेक्शन में, तो उसको मेजर कर लेता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी चेंज होता है ना, उसके करंट को ये मेजर करता है। तो जो टेक्निक, जो सबसे, जो विलियम आइंस्टाइन ने जो ईसीजी बनाया था, तो उस ईसीजी में उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से, एरोप्लेन का जैसे राइट ब्रदर्स ने बनाया था, तो बहुत सिंपल लकड़ी से बनाया था, थोड़ा सा 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर उड़ान भरी थी, पता नहीं कितना उड़ान भरी थी, 600 मीटर कितना उड़ान भरी थी, और फिर लैंड कर गई थी। और आज ऐसे ऐसे प्लेन बने हुए हैं कि वो दुनिया का एक चक्कर मार सकती है। तो हर चीज की इनिशिएशन ऐसे ही होती है। तो वो उस ईसीजी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बॉडी में 3 जगह पे उसके इलेक्ट्रोड को रखा था, उस गैल्वेनोमीटर के इलेक्ट्रोड को, जिससे करंट मेजर करते हैं। एक यहाँ पे रखा था, कहाँ पे रखा था?
एक यहाँ पे रखा था, एक यहाँ पे रखा था इलेक्ट्रोड को, और एक इलेक्ट्रोड को यहाँ रखा था। समझ में आना, 3 जगह रखा था। ठीक है, तो आपको राइट रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड ईसीजी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी। हालांकि अब ये बिल्कुल भी यूज में नहीं है, अब ये बिल्कुल भी यूज में नहीं है, लेकिन आपके बुक में इसी का डिस्कशन है। स्टैंडर्ड ईसीजी में लेड कहाँ का, इलेक्ट्रोड कहाँ कहाँ रखा जाता है, जिस इस इलेक्ट्रोड को हम लोग लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड भी कहते हैं। तो राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट और लेफ्ट एंकल, इन सब जगहों पे, राइट रिस्ट, लेफ्ट रिस्ट और लेफ्ट एंकल पे, इन सब जगहों पे क्या रखते हैं? ईसीजी को हम लोग रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब देखो लेड को, लेड जिसके जरिए हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो मेजर किया, अब उसमें क्या होता है, तो एक देखो, अब देखो यहाँ पे ये फोटो देखो, ये भी आपके लिए लाया हूँ, ये सब फोटो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एक ये तो मॉडर्न ईसीजी है, ये मॉडर्न ईसीजी में हमारा हुआ है ईसीजी। मेरा ईसीजी हुआ है जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो फिजियोलॉजी लैब में किसी न किसी बच्चे को, आप लोग भी जाओगे तो बाई चांस, आई थिंक रमजान का महीना था, और सारे बच्चे फुल शर्ट में, फुल शर्ट में थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं बाई चांस उस दिन टी शर्ट पहन के चला गया था। तो एजाज सर है, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप लोग को मिलेंगे, एजाज कट्टा के नाम से भी मशहूर है वो। ठीक है ना, तो मैं टी शर्ट पहने हुआ, तो उन्होंने कहा सारिक तुम इधर आओ, और फिर मेरा टी शर्ट निकलवा दिया, सिर्फ पैंट पहनाए रखा, बहुत सारे लड़के लड़कियां सबके बीच में नंगा कर दिया, आधा नंगा, और फिर मेरा ईसीजी मेजर किया था, जैसा दिख रहा है वैसे ही। तो ये मॉडर्न ईसीजी है, लेकिन जो पुराने कन्वेंशनल ईसीजी में एक एक कहाँ पे, एक राइट रिस्ट पे, एक लेफ्ट रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे, यहाँ पे लेड लगाए जाते हैं। ठीक है ना, और फिर इस तरह का मशीन होता है। ये मशीन क्या है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें, इसको जब ऑन किया था तो इसके अंदर एक पेपर लगा होता है, सुन लो, इसके अंदर क्या होता है, पेपर लगा होता है, और जैसे ऑन करते हैं वो पेपर इस डायरेक्शन में चलना शुरू होता है, और इस पर ये क्या होता है, ये इस तरह की रिकॉर्डिंग आती है। इस रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं, इसी रिकॉर्डिंग का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या चीज, आप इसमें देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इतना एक सा आया, फिर इतना एक सा आया, एक जैसे ऐसे 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 आया ना, देखो आप, ये ऐसे है, फिर इसके बाद ये ऐसे है ना, ऐसे, तो लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे ही रिपीटेशन होता है। तो इसमें से एक को, जैसे ये एक है, इसको हम कहते हैं पूरा एक कंप्लीट ईसीजी, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ईसीजी। ये लगातार चलता रहता है, मतलब 2 मिनट 3 मिनट, नॉर्मली 2 मिनट में इसको बंद कर दिया था, 1 से 2 मिनट में, 2 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम, 2 मिनट 3 मिनट में बंद कर दिया था। ठीक है ना, अब ये सब चीजें आपको पढ़ने और याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम लिया था, तो आप ऐसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन ये सब जरूरत नहीं है, ये सब पे क्वेश्चन नहीं आता है आपको, ये समझाने के लिए। अब क्या होता है एक्चुअल में, ईसीजी में हम लोग क्या मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो भाई ये बंदा जो है, इसके दिल में जो भी करंट है, इस करंट को, इसके दिल में जो भी करंट है, इस करंट को हम लोग कहाँ कहाँ मेजर करते हैं, तो राइट रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे, राइट रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट पे और लेफ्ट एंकल पे। और इसको हम कहते हैं, थ्रू द ईसीजी वन कैन मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, थ्रू द ईसीजी वन कैन मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। देखो आप लोगों ने डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ऐसे पोलराइजेशन मतलब ऐसे पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट और रीपोलराइजेशन, सुना है ये बात, ये टर्म सब सुना है आप लोगों को, किसको किसको मालूम है ये बात, आप में से आप लोगों ने सुना है ये टर्म, और ये मालूम है क्या होता है? देखो ये सब हम लोग हमें पढ़ाना चाहिए था, इसलिए मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सुना था। जिसान जमील ने कहा यस, बाकी लोगों ने कहा नो। सुन लो, ये मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू किया था, अब एक हफ्ते में मैं इंशाल्लाह फ्री हो जाऊंगा, तो वीडियो पे सुन लो, मेरी बात को सुनना। हमारे यहाँ जो कौन सा वीडियो लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड पे आपको मैं नर्वस सिस्टम सुबह का सुबह रोज 1 घंटे क्लास लूंगा, ये रात में एज यूजल चलेगा, और नर्वस सिस्टम का क्लास सुबह का सुबह 1 घंटे में लिया करूंगा। जैसे 8 से 10 होता है ना, तो 10 से 11 आपका मैं डिजिटल बोर्ड पे लिया करूंगा।
नर्वस सिस्टम वाला जो बच गया है, क्योंकि देखो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ठिकाना कि हाँ कब तक ऑफलाइन शुरू होगा। अगर शुरू हो जाता जल्दी तो मैं इसलिए रुका हुआ था, लेकिन क्या करें बताइए, मजबूरी है, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो बेटा देखो, तो ये क्या होता है पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या होता है। तो देखो जैसे ये एक सेल, जैसे ये एक सेल है, इस सेल में नॉर्मली इसके अंदर में अभी मोटा मोटी समझ लो, ये हालांकि पूरी तरह से सही नहीं है, अंदर में निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, बाहर में पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। ये अभी मोटा मोटी समझो क्यों होता है, क्यों होता है, कैसे पूछा मालूम कि जल्दी होगा बेटा, कैसे मालूम आपको। चलिए 12-11 बजे से ले लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसे मालूम कि जल्दी होगा। तो एक सेल में, ठीक है तो कोई बात नहीं, 4 बजे से ले लेंगे, 5 बजे से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अंदर में क्या होता है निगेटिव चार्ज, बाहर में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अंदर में क्या निगेटिव, बाहर में पॉजिटिव। तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब यही सेल, अब देखो अब क्या होता है, किसी वजह से इस सेल में, मैं अभी डिटेल में इसके नहीं जा रहा हूं, ये ऐसे हो जाए अंदर में पॉजिटिव चार्ज और बाहर में नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। कौन सा स्टेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। अभी ये सेल कौन से स्टेट में आ गया डीपोलराइज, और वापस फिर से ये सेल, वापस फिर से ये सेल इसी स्टेट में आ जाए, अंदर में फिर से निगेटिव चार्ज हो जाए, क्या हो जाए अंदर में फिर से निगेटिव चार्ज हो जाए और पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या कहते हैं रीपोलराइज। तो ये 3 स्टेट होता है। तो हार्ट के सेल में भी, हार्ट का सेल 1 मिनट में, सुन लो हार्ट के सेल्स 1 मिनट में, सारे सेल्स, ऑल द मायोकार्डियल सेल्स, कौन से मस्कुलर सेल्स, 3 मायोकार्डियल सेल्स का मतलब मस्कुलर सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स का मतलब मस्कुलर सेल्स, मेरी बात समझ रहे हो। मायोकार्डियल सेल्स का मतलब मसल सेल, हार्ट में 3 लेयर होता है ना, सबसे ऊपर पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, अंदर में इंडोकार्डियम। तो जितने भी मायोकार्डियल सेल्स है ना, सारे के सारे 1 मिनट में 72 बार पोलराइज स्टेट, 72 बार डिपोलराइज, 72 बार रिपोलराइज स्टेट। और 72 बार क्या होता है हार्ट में, 72 बार दिल धड़कता है कि नहीं, 72 हार्ट बीट होता है कि नहीं 1 मिनट में। तो मतलब कि ये पोलराइज स्टेट, डिपोलराइज स्टेट और रिपोलराइज स्टेट का हार्ट बीट से कुछ ना कुछ लेना देना है। ये भी 72 बार, वो भी 72 बार। देखो जब हार्ट सेल, ये एक हार्ट मसल सेल है मान लो, तो ये जब पोलराइज स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है पोलराइज स्टेट में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जैसे ही ये डिपोलराइज स्टेट में आता है, डिपोलाइज स्टेट में आते ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर जब ये रिपोलाइज स्टेट में आता है तो ये रिलैक्स करता है। बात समझ में आया। तो मायोकार्डियल सेल्स पोलराइज स्टेट में रिलैक्स रहता है, डिपोलाइज स्टेट के बाद, डिपोलाइज स्टेट लेड टू कॉन्ट्रैक्शन, पोलराइज स्टेट लेड टू, पोलराइज स्टेट में रिलैक्स रहता है, डिपोलाइज स्टेट लेड टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपोलाइज स्टेट लेड टू रिलैक्सेशन। ये बात किसको किसको समझ में आया, पोलराइज स्टेट में रिलैक्सेस में है, लेड टू कॉन्ट्रैक्शन और लेड टू रिलैक्सेशन। तो ये बात किसको किसको समझ में आएगी, इसको मानना पड़ेगा। अभी जागृति समझ में आया, दिव्या समझ में आया, दिव्या अपने दिन में शायद कोई क्वेश्चन पूछा था, दिव्या आर यू हियर, दिव्या आर यू हियर, ठीक है कोई दिक्कत बेटा। तो चलो रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड अगेन रिलैक्सेशन, मेरी बात समझ में आ गया। अब देखो, अब मेरी बात को समझो ध्यान से। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जरिए हार्ट में हम लोग उसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब मेजर करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितनी बार रिलैक्स करेगा, इसको मेजर करते हैं। तो ये जो नॉर्मली भाई 1 मिनट में 72 बार, 72 बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, 72 बार रिलैक्स होगा। अब सुन लो, तो 72 बार ये एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी, तो ये बताओ आप लोग को हमने पहले बताया था 72 बार
इलेक्ट्रिक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, इसका मतलब कार्डियक साइकिल कितनी बार हुआ? कार्डियक साइकिल कितनी बार हुआ? 72 बार या कुछ और बार? नुराया मुशर्रफ कितनी बार? 72 बार, ठीक है ना। सुमैया इलियास कितनी बार कार्डियक साइकिल होगा? 72 बार। सुमैया इलियास आर यू हियर? तो 72 बार कार्डियक साइकिल होगा, ठीक है। अब सुन लो प्लीज, लिसन केयरफुली। तो एक कार्डियक साइकिल कितना सेकंड का होता है नॉर्मली? बता चुके हैं, एक कार्डियल साइकिल कितना टाइम में होता है? 0.8 सेकेंड में। वेरी गुड। कितना सेकेंड में? 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में जो कार्डियक साइकिल था ना, उस कार्डियक साइकिल में एक बार पोलराइजेशन से रिपोलाइजेशन में था, रिपोलाइजेशन से डिपोलाइजेशन में था, तो उसी का मेजरमेंट होता है। तो उस मेजरमेंट को जब हम करते हैं, इस पे देखो, तो उस मेजरमेंट को जब हम करते हैं यहाँ पे, आई थिंक ये डायग्राम उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार इस पे चला लेता हूँ पेन, तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखो, उस मेजरमेंट को, अरे बता रहा हूँ प्रताप, पहले इतना बात तो सुनो यार। तो इसी मेजरमेंट को सुन लो, इसी मेजरमेंट को, ये जो है ना, एक कार्डियक साइकिल के दौरान ये मेजरमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो देखो क्या होता है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन ऑफ करंट भी होता है, तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि ये एसए नोड है, ये एबी नोड है, ये बंडल ऑफ हिज है, ये बंडल ऑफ हिज के ब्रांचेज हैं, याद है ना। ये परकिंजी फाइबर है, परकिंजी फाइबर का डायरेक्शन किधर है? नीचे में है। लेकिन यहाँ पे परकिंजी फाइबर किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है ना। और यहाँ पे परकिंजी फाइबर कैसे है? ऐसे है, बेस ऑफ द हार्ट पे ऐसे है। तो ये बताओ, और यहाँ से, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा इसको इधर करना होगा, यहाँ पे आपका एसए नोड है, एसए नोड से करंट जो है इधर, करंट जो है इधर की तरफ ही तो जा रहा है, क्यों? कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल के साइड में। और यहाँ पे कौन सा बंडल है? सॉरी, अरे यार क्या कर दिया ये, यहाँ पे आपका कौन सा सेप्टम है, याद है ना, ये कुछ ज्यादा ही हमने बना दिया। चलिए समझ जाइएगा इतना, अब ये ह्यूमन एरर है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक बनाना ठीक नहीं है, जज्बात में आके गलत कर देना ठीक नहीं है। ये आपका एबी सेप्टम, ठीक है ना, एबी सेप्टम है। और आपका ये जो है वेंट्रिकल वाल है, वेंट्रिकल वाल है, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये भी वेंट्रिकुलर वाल है। क्यों? इस डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? लेकिन आपको इसका डायरेक्शन याद रखना है, किसका? डिफरेंट जो कंडक्टिंग पाथवे का। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी वन? भाई बोल दो, एन लिख दो, अगर नहीं कंफ्यूजन है अगर तो वो लिखो, ये लिखो। तो चलो, अब क्या होता है, करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है करंट का डायरेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये इंटरवेंट्रिकुलर, ये तो बहुत छोटा सा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट हो जा रहा है कि नहीं? ये बताओ, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है कि नहीं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में करंट का डायरेक्शन कहाँ हो जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ इससे आ रहा था ऊपर से, बेटा हमने बताया था ये एसे नोड है, ये ये क्या चीज है? एबी नोड। ये क्या चीज है? एबी बंडल। आप नहीं क्लास किए थे क्या उस दिन का? पिछला क्लास नहीं किए थे आप प्रताप, जब मैंने पढ़ाया था ये? तो ये एबी नोड है, फिर उसके बाद ये एबी बंडल है, और एबी बंडल के बाद ये उसके ब्रांचेज हैं, और ब्रांचेज हैं ये सारी चीजें। ये बेस ऑफ द, ये बेस ऑफ द हार्ट है। ये क्या चीज कहलाता है? बेस ऑफ द हार्ट। ये कहलाता है बेस ऑफ द हार्ट। ये याद है ना, बेस ऑफ द हार्ट हमने सब बता रखा है भाई, आप लोग कैसे भूल जाते हैं, ये सब बेस ऑफ द हार्ट बताया था, ठीक है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन ये बताओ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सेम है या अपोजिट डायरेक्शन में है? बताओ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सेम है या अपोजिट है? एरो लगा हुआ है, करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है एरो। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में अपोजिट है ना। तो ये बताओ, गैल्वेनोमीटर से अगर मान लो ये कोई एबी, ये पूरा
कौन सा है, सॉरी फॉर दैट, इसको दूसरे कलर से दिखाना सही रहेगा। ये कौन सा है, ये क्या चीज है, ये एथ्रियल है। तो एथ्रिया में अगर करंट का डायरेक्शन को एथ्रिया में हम ऐसे मेजर करते हैं तो इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम में हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि नहीं करंट का मेजरमेंट के लिए। लेकिन अगेन आप देखो वेंट्रिकुलर वाल में, तो मेजोरिटी ऑफ वेंट्रिकुलर वाल में करंट का डायरेक्शन सेम है जैसा एथ्रियम में या अपोजिट में है। आप वेंट्रिकुलर सिस्टम में तो सेम अपोजिट है करंट का डायरेक्शन, लेकिन वेंट्रिकुलर वाल में सेम है या अपोजिट है, वेंट्रिकुलर वाल में ऑलमोस्ट सेम है सिवाय बेस ऑफ द हार्ट के, सिवाय बेस ऑफ द हार्ट के ये करंट का डायरेक्शन सेम है। तो बेस ऑफ द हार्ट में फिर अगेन करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, उलझ जा रहा है। तो फिर से मतलब कि अगर हम बात करें तो इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम में तो अपोजिट हो गया, लेकिन वेंट्रिकुलर वाल में ऐसे हो गया, क्या हो गया, वेंट्रिकुलर वाल में ऐसे हो गया, वेंट्रिकुलर वाल में ऐसे हो गया। लेकिन जैसे फिर वेंट्रिकुलर बेस पे गया तो फिर से अपोजिट हो गया, और उसके बाद फिर से, अब आगे हम नहीं बताएंगे, आगे का अभी हम बात नहीं करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो देखो इसी को कहते हैं, ये देखो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, कुछ नहीं बताया है कि क्यों ऐसा होता है, ये सब आपसे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये आ रहा है कि थोड़ा एनालिटिकल तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि सिर्फ बच्चा रहते ही नहीं कुछ समझे भी। हालांकि सीधे हम बता दें कि ये कह के बात खत्म कर दें तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को ईसीजी पढ़ने के लिए जब एमबीबीएस कर लोगे, एमडी कर लोगे, डीएम कार्डियोलॉजी करोगे ना, तो इतनी मोटी बुक है, आपका फिजिक्स पूरा, केमिस्ट्री पूरा, बायो पूरा, 6 बुक मिला आपका, 8 बुक मिल जाएगा ना, 4 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स और 2 बायो। तो उतनी मोटी अकेले ईसीजी की बुक आती है, मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ना है, एमबीबीएस के दौरान नहीं पढ़ना है, एमडी के दौरान नहीं पढ़ना है, जब डीएम कार्डियोलॉजी करेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को ईसीजी का ABC भी नहीं पढ़ना है, बस वो एक इंट्रोडक्टरी बात है, यहाँ ईसीजी भी कुछ होता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये एक ईसीजी है, इस ईसीजी में पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेव जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रिया में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, और टी वेव भी वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो आपसे पूछा जाए कि ईसीजी में पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन एट्रिया, क्यू आर एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन एट्रिया, टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन एट्रिया। पहले इतना बात समझो, मेरी बात से इतना लोग एग्री हो। देखो अब आप कहोगे कि सर क्यू आर एस भी और टी वेव भी, दोनों दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ये क्यू आर एस जो है, कौन सा क्यू आर एस, ये भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं बताऊँ, क्यों घबरा रहा है जी, इत्मीनान से ना। पी वेव भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एट्रिया को कर रहा है, पी वेव भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ सॉरी वेंट्रिकल को कर रहा है, क्यू आर एस और टी किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल को। अभी मैं बताऊंगा, इसको मिटाऊंगा भी, और पी वेव किसको, एट्रिया। तो आपके दिमाग में चलता होगा सर एट्रिया का सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वेंट्रिकल का 2 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये ऐसा ही होता है। क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका वजह पूछा जाता है। यही तो बता रहा हूँ आपको, ये सब उतना डिटेल में नहीं जानना है, आपको ये मान लेना है कि पी वेव, अभी मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है क्यू आर एस, और टी जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये आपको मान लेना पड़ेगा, आपको ये क्यों और कैसे में नहीं जाना होगा, क्यों और कैसे में मैंने क्या कहा, मेडिकल कॉलेज में आपको कम से कम 12 घंटे ईसीजी पे पढ़ाया जाएगा, और जब आप डीएम कार्डियोलॉजी करेंगे तो 5 साल सिर्फ ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे और हार्ट के डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, समझ लेना बात को। तो अभी ज़्यादा ये नहीं करना है, अभी सिर्फ इसको मान लेना होगा कि पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस एन। लेकिन ऐसा क्यों, तो मैं बताऊंगी ऐसा क्यों, सुनो क्या होता है। एक्चुअल में हम लोग ईसीजी में एक ईसीजी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, सुन लो, ये पूरा कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, सॉरी फॉर दैट, हेयर, यहाँ तक एक ईसीजी, ये एक ईसीजी, सिंगल ईसीजी, एक कार्डियक साइकिल के दौरान, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, एक कार्डियक साइकिल के दौरान, एक कार्डियक साइकिल के दौरान यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ
एक कार्डिकल साइकिल के दौरान जितनी भी जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होता है, अभी आ रहा हूँ, सब चीज समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये है कि एट्रिया में डीपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ। सुन लो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, एट्रिया में डीपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ, पोलराइज एट्रिया था उसमें डीपोलराइजेशन हुआ और फिर रिपोलराइजेशन हुआ। वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ। ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का मतलब क्या है कि वो पोलराइज स्थिति में था, वो डिपोलाइज हुआ, डिपोलाइज से रिपोलाइज हुआ, फिर से मतलब पोलराइजेशन में आ गया, पोलराइज से फिर से पोलराइज में आने को रिपोलाइजेशन कहते हैं। ये बात समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो प्लीज वाई लिख दो। तो सुनो, अब आपके एक ईसीजी यहां से शुरू होता है और इस ईसीजी में, सुन लो प्लीज लिसन केयरफुली, पी वेव, कौन सा वेव, पी वेव रिप्रेजेंट क्या, डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस तीनों कंबाइनली रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव रिप्रेजेंट, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब सबके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने एट्रियल डिपोलराइजेशन तो बताया लेकिन एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं बताया, तो आपको ये याद करना होगा। क्यों भाई, ये सर चल रहा है कि नहीं सबके दिमाग में, क्यों कि एट्रियल डिपोलराइजेशन नहीं बताया तो हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, जो आता है वो हम बताएंगे, जो नहीं आता वो नहीं बताएंगे। तो पी वेव का डिपोलराइजेशन को हम तो एक ईसीजी कितना देर में होता है, सॉरी एक कार्डियक साइकिल कितना देर में होता है, 0.8 सेकेंड में। तो मतलब यहां से यहां तक कितना सेकेंड का टाइम होगा, 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, एट्रियल रिपोलराइजेशन भी हुआ। कौन सा पोलराइजेशन बेटा प्रताप, कौन सा पोलराइजेशन, और रिपोलराइजेशन हुई। एट्रियल पोलराइजेशन की बात ना कर रहे हैं, अरे पोलराइज स्टेट में तो रहता ही है, हर एक सेल पोलराइज स्टेट में है। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या हुआ, अंदर में बेटा अभी मैंने क्या कहा था, ये मान लो कि अंदर में कम निगेटिव चार्ज है और बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहते हैं, पोलराइज। तो पोलराइज स्टेट को थोड़े मेजर करते हैं, पोलराइज से जब डीपोलराइज होता है तब मेजर करेंगे, और डीपोलराइज से रीपोलराइज होगा तब मेजर करेंगे। विलियम आइंटवन ने बेटा पढ़ा दो, ठीक है ना। पोलराइज, ठीक है ना। तुम हो कौन पहले ये बताओ, बहुत बहुत शुक्रिया बोल रहा हूँ। तुम्हारा प्रताप नाम का कोई बच्चा था हमारे कोचिंग में। पोलराइज स्टेट को हम नहीं मेजर करते हैं, जब पोलराइज से वो डीपोलराइज जाता है तब मेजर करते हैं, डीपोलराइज से रिपोलराइज को मेजर करते हैं। अच्छा न्यू एडमिशन, ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक बार शकल दिखा दो बेटा अपनी जूम पे की प्रताप हो कौन, ठीक है ना, तो समझ लो। तो ये पूरा 0.8 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में, ये कितना सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में होता है। कितना सेकेंड में होता है बेटा, 0.8 सेकेंड में। अब इसमें आप ये बताओ, एट्रियल डीपोलराइजेशन लेड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डीपोलराइजेशन पहले बताया था ना, एट्रियल डीपोलराइजेशन लेड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बताओ, एट्रिया जब डीपोलराइज होगा उस टाइम में क्या वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा, नहीं ना होगा। एट्रिया के डीपोलराइज होने के बाद ही तो वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा। क्यों, इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है, एट्रियल डीपोलराइजेशन लेड टू एट्रियल, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं होता है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ तो फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये बात समझ में आया। तो क्या एट्रियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एक साथ होता है, बताओ मेरे को। बाकी लोग बोलो भाई, एक जो है ने खाली आंसर दिया है। एट्रियल डिपोलाइजेशन लेड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन लेड टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग। तो एट्रियल डिपोलाइजेशन पहले हुआ, उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन हुआ। तो एट्रियल डिपोलाइजेशन को जब हमने मेजर किया तो उसे वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में है, तो उसका कोई हम करंट नहीं मेजर करना है। लेकिन जब वेंट्रिकुलर डिपोलाइज हुआ उस टाइम में एट्रिया रिपोलाइज हुआ कि नहीं हुआ, उस टाइम में एट्रिया रिपोलाइज हुआ कि नहीं हुआ,
हम जब वेंट्रिकुलर डीपोलाइज हो रहा है उस टाइम में एट्रिया रिपोलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? बेटा फैन ऑन कर दो, दरवाजा खोल लो। जब एट्रिया डीपोलाइज हुआ उस वक्त क्या हुआ, सॉरी एट्रिया रिपोलाइज हुआ उस वक्त वेंट्रिकल डीपोलाइज हुआ। अब एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, देखो मेरे हाथ को, और इसको हम दाएं साइड में कस के खींच रहे हैं, बाएं साइड में धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो किस साइड में हमारा रस्सी जाएगा? दाएं साइड में या बाएं साइड में? बोलो, दाएं साइड में या बाएं साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? दाएं साइड में, राइट साइड में, है कि नहीं? है या नहीं? अब ये भाई एक बच्ची ने कहा दाएं साइड में, बाकी बच्चों को नहीं कहना है। तो अब ये एक क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके में पेंसिल लगा हुआ, उसी पेंसिल से वो डायग्राम बनता है। तो जब वेंट्रिकुलर डीपोलाइज हो रहा है उस वक्त एट्रिया रिपोलाइज हो रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलाइजेशन इज मच मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ ventricular depolarization is much more than strength of atrial repolation। तो बताओ ईसीजी मशीन से या गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर होगा? तुम लोग आंसर दो। वेंट्रिकुलर डीपोलाइजेशन मेजर होगा या एट्रियल रिपोलाइजेशन मेजर होगा? तुम लोग आंसर दो। वेंट्रिकुलर डीपोलाइजेशन होगा या एट्रियल रिपोलाइजेशन? बीडी और ए आर लिख देना। कौन मेजर होगा? दोनों का इवेंट एक साथ हो रहा है, तो दोनों इवेंट एक साथ हो रहा है तो क्या मेजर करेंगे? तो समझ में आया? इसीलिए एट्रियल रिपोलाइजेशन इस पे मेजर नहीं होता है। जो हमारे पास जिस या स्टैंडर्ड ईसीजी में हम लोग एट्रियल रिपोलाइजेशन को मेजर नहीं कर सकते। आंसर मिल गया? आंसर मिल गया? हैव यू गॉट द आंसर? ठीक है, तो ये बात क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉट एट्रियल रिपोलाइजेशन इज मेजर्ड? बिकॉज एट्रियल डिपोलाइजेशन के टाइम में क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन हो रहा है। वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन का जो होता है वो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो दोनों इवेंट एक साथ हो रहा है, तो किसको हम मेजर करेंगे जो है साहब? वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, एट्रियल डिपोलाइजेशन को। जो है साहब बताइए आंसर। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो एक ईसीजी 0.8 सेकंड में होता है और इसमें हम डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को मेजर करते हैं। अब देखिए, अब सुन लीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। तो पी वेव लेड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS led to ventricular contraction, and T wave led to ventricular relaxation। क्योंकि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होने के बाद ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ज्वाइंट डायस्टोल होता है ना, तो वेंट्रिकल जब पूरी तरह से रिलैक्स हो गया तब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ में आया बात? तो आ जाओ अब ये तो आपके एनसीईआरटी में, ये वाला चीज ये तो आपके एनसीईआरटी में, और ये इसी को हमने कहीं से लिया है। अब इसको देखो, तो इसमें ये बताओ, ये क्या मेजर कर रहा है? ये क्या मेजर कर रहा है? एट्रियल डिपोलाइजेशन। ये क्या मेजर कर रहा है? वेंट्रिकुलर। और क्यों ये अब देख रहे हो क्यू वेव क्यों नीचे है? क्यों नीचे है क्यू वेव? बताओ। क्यू वेव, खाली क्यू वेव की बात की जाए तो क्यू वेव खाली क्या मेजर कर रहा है? डिपोलाइजेशन इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। R wave depolarization in ventricular wall, and T wave, ये S wave depolarization in base of the heart। ये इंडिविजुअल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया है। पूरा QRS कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट क्यों होगा? ये समझ गया ना? समझ गया कि नहीं? ये एस वेव है, सॉरी फॉर दैट, ये है एस वेव। डायरेक्शन अपोजिट क्यों है यार? हमने बताया नहीं था डायरेक्शन अपोजिट क्यों है? सना अख्तर, ये अभी तो डायग्राम जो हमने ऊपर बनाया था, ये कहाँ गया? ये डायग्राम देखो। पी वेव में क्या है? पी वेव में सुनती नहीं हो सना, ध्यान से सुना करो बेटा। पी वेव क्यों है? सेम डायरेक्शन में, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम में अपोजिट डायरेक्शन में, ये बल्क ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल में सेम डायरेक्शन में, और फिर बेस ऑफ द हार्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में। सना अख्तर समझ में आया? हाँ हाँ, अभी बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
तो देखो सुन लो, प्लीज लिसन केयरफुली। तो पी वेव क्या करता है, इट लेड टू, सिंपली याद कर लेना कि पी वेव लेड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे। क्यू आर एस लेड टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, टी वेव लेड टू वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अब देखो सुन लो, प्लीज लिसन केयरफुली। पी वेव में ये पी वेव कब वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर, यहाँ तक वेंट्रिकुलर पूरी तरह से क्या होता है, डिपोलाइज होता है। यहाँ तक वेंट्रिकल पूरी तरह से डिपोलाइज होता है, और जब पूरी तरह से डिपोलाइज हुआ तो फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। देखो इसमें एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें देखो इसीलिए दिया है। पी वेव यहाँ पे पीक पे पहुंचा, इस पीक के जैसे बाद ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कब तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे खत्म हुआ वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो पीक ऑफ द पी वेव पे, सुन लो याद कर लेना, पीक ऑफ द पी वेव पे क्या हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग हुई। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, पीक ऑफ द पी वेव रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। एंड और उसके बाद जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जब क्यू वेव बिगिन हुआ, तो ये पूरा टाइम इंटरवल किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। बस इतना याद कर लेना। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंटायरली रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में बिगिन कब होता है, तो एट द एंड ऑफ क्यू वेव। कहां पे, एट द एंड ऑफ क्यू वेव। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में बिगिन कहां पे हुआ, एट द एंड ऑफ क्यू वेव। क्यू वेव के एंड में देख लो, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन एट द एंड ऑफ, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है वेंट्रिकल कब, टिल द एंड ऑफ, यहाँ पे गलत दिखाया है, टिल द एंड ऑफ पी वेव। पी वेव के एंड तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ तक होता है, इसमें गलत दिखाया है, यहाँ तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ तक। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहाँ तक होगा, एट द एंड ऑफ टी वेव। उसके बाद इस टाइम इंटरवल में वेंट्रिकुलर रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट यहां तक होगा, लेकिन उसके बाद ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। अब आप लोग इस टाइम को मत देखना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये 0.2 से 0.6 सेकेंड तक दिखाया है, तो यहां से लेके शुरू होता है और यहां तक कंटिन्यू रहता है। तो आपको याद क्या करना है, मैं भी बता रहा हूं बेटा, क्या हो रहा है। पीक ऑफ द पी वेव रिप्रेजेंट द डिपोलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया। पीक ऑफ द पी वेव रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया। Peak of the QRS complex represent, peak of the P wave represent maximum depolarization of atria. Peak of the R wave represent maximum depolarization of ventricle. टी वेव रिप्रेजेंट द, ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट मत बनो, ठीक है ना। एंड टी वेव, पीक ऑफ द टी वेव रिप्रेजेंट मैक्सिमम रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब सुन लो ध्यान से, मेरी बात को सुनो, जितना बता रहा हूं उतना को समझो, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। मैं क्या बताया, शुरू में ही बता दिया कि बेटा ईसीजी कितना पढ़ना है। बिल्कुल टी वेव रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा। टी वेव रिलैक्सेशन को नहीं करता है, अरे बेटा मैंने क्या कहा, ईसीजी क्या मेजर करता है, व्हाट ईसीजी मेजर, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मेजर करता है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करता है, बताओ किसको मेजर करता है, पहले ये बताओ तुम लोग। इसीलिए मैंने, हाँ बताओ, ईसीजी किसको मेजर करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। बेटा इसके रेस्पॉन्स में कंट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन टाइम इंटरवल को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो हम, तो जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, टी वेव या पी वेव या कोई भी रिलैक्सेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, दे रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रेस्पॉन्स में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, तो डिपोलाइजेशन एंड रिपोलाइजेशन। पोलराइज स्टेट इज नॉट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पोलराइज से डिपोलाइज में जाना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, डिपोलाइज से रिपोलाइज में जाना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो कोई भी इसमें वेव जो है ना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को नहीं, इस टाइम ड्यूरेशन में, जैसे कि इस टाइम ड्यूरेशन में मैं सबको बता रहा हूं, इस टाइम ड्यूरेशन में, इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा सा गड़बड़ दिखाया है, इसलिए मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस टाइम ड्यूरेशन में, कौन से टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, आपका
एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस टाइम ड्यूरेशन में, किस टाइम ड्यूरेशन में, तो यहाँ से लो, इस टाइम ड्यूरेशन में आपका क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। क्या करता है, वेंट्रिकल यहाँ से यहाँ तक रिलैक्स करता है। समझ में आया ना, टाइम ड्यूरेशन में, वो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें कोई भी वेव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पूछा जाए कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रियम। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल, डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और वेंट्रिकुलर एट्रियल डिपोलाइजेशन को हम क्यों नहीं बता पाते हैं, तो एट्रियल डिपोलाइजेशन को इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि एट्रियल डिपोलाइजेशन जिस टाइम में हो रहा है उसी टाइम में वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन हो रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन इज मच मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ एट्रियल डिपोलाइजेशन। समझ में आया बात, समझ में आया, तो सुन लो। अब मैं आप लोगों को यहां से बता रहा हूं, एनसीईआरटी की बात सुनो, फिर उसका फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुन लो, you are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that show voltage traces on a screen. Voltage traces, voltage traces का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि voltage difference on a screen and make the sound pip 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 as the patient go into the cardiac arrest. Cardiac arrest का मतलब क्या होता है, दिल की धड़कन का रुक जाना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, दिल के धड़कन का बंद हो जाना। दिल धड़कना बंद कर दिया तो अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। stoppage of heartbeat is described as cardiac arrest. This type of machine, electrocardiograph is, machine का नाम क्या है, electro, is used to obtain electrocardiogram. Electrocardiogram is a graphical representation of electrical activity of heart during a cardiac cycle. To obtain the standard ECG, a patient is connected to machine with 3 electrical lead या electrode, 1 to each wrist and to left ankle, बताया था, that continuously monitor the heart activity. For a detailed evaluation of heart function, मैंने क्या कहा, अब नया जो ये बन गया है उसमें multiple lead are attached to the chest region. Here we will talk only about a standard ECG. Each peak in the ECG defined with a letter from P to that correspond to a specific, देखो, that is a very important point. Each P wave in the ECG determined with a letter from P to T corresponding to a specific electrical activity of heart. The P wave represent the electrical excitation or depolarization of the atria, which led to contraction of both atria. अब इसमें से किसी ने पूछा था ना कि सर दोनों एट्रिया है, तो बेटा जब ऐसे नोड पे हमने क्या कहा था, ये आपका हार्ट है, बीच में कौन सा है, बीच में ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, बीच में क्या चीज है, तो बीच में है ये क्या चीज है, बोलो, एवी सेप्टम, और फिर ये है, तो अरे सॉरी फॉर दैट, तुम लोग को इतना समझाओ लेकिन क्या समझाओ, ये जो बीच में लाल वाला है वो क्या चीज है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, लाल वाला इंसुलेटर है कि कंडक्टर है, बताओ भाई, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है, इंसुलेटर। तो यहां से जो करंट जनरेट होगा वो तो पूरे एट्रिया पे जाएगा ना, कि खाली एक एट्रिया पे जाएगा, तो दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कांटेक्ट करेगा ना, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड में जाता है, तो दोनों एट्रिया एक साथ कांटेक्ट करेगा या अलग अलग करेगा, बोलो बोलो भाई, एक साथ की अलग अलग, सेम टाइम में एक साथ, समझ में आया ना। तो द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन व्हिच लेड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। ये बात आपको याद रखना है कि ये नहीं कि सिंगल एट्रिया खाली, और ये नहीं कि राइट एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम बाद में, ये यहाँ से जनरेटर से करंट जनरेट हुआ ऑलमोस्ट सेम टाइम में पूरे एट्रिया पे फैल गया, समझ में आया ना बात। तो द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलाइजेशन व्हिच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्यूआरएस रिप्रेजेंट द, ये बात सब समझने की बात है, the QRS complex represent the depolarization which initiate the ventricular contraction. The contraction starts shortly after the Q wave and mark the beginning of systole. Shortly after the Q wave, ये नहीं कि Q wave में, Q wave के just after the Q wave, देखो Q wave यहाँ पे खत्म हुआ तो इसके बाद ही ventricular contraction, ठीक है ना, इसके बाद ही हमने क्या कहा, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरे कार्डियक साइकिल में यहीं पर आया, फिर वेंट्रिकल, दोनों एक साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, बीच में इंसुलेटर है, तो पहले करंट यहाँ से जनरेट हुआ तो इसी करंट के रिस्पॉन्स में ना होगा, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ से करंट जनरेट हुआ तो पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ से
याद है ना, हमने बताया था यहाँ पे ए बी शेप तो मतलब थोड़ी देर करंट आके यहाँ रुकता है, याद है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए ए बी बंडल पे ये ए बी कौन सा क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? तुम लोग इतना फालतू फालतू क्वेश्चन पूछते हो, इसको क्या कहते हैं? ए बी नोड पे आके करंट थोड़ा सा रुकता है, फिर तो दोनों एक साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रताप? हाउ बोथ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर? जाहिर सी बात है, पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद करंट यहाँ पे आके रुका, इसीलिए तो इसको कहते हैं पेस सेटर, क्योंकि पेस यहाँ पे करंट आके थोड़ी देर रुका, उसके बाद फिर सेट हुआ, फिर आगे गया, इसीलिए इसका नाम है पेस सेटर एबी नोड का। प्रताप समझ में आया बात? हैव यू गॉट द पॉइंट? बोलो भाई। दोनों एट्रिया साथ में करेंगे, दोनों वेंट्रिकल साथ में करेंगे, लेकिन एट्रिया पहले करेगा, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। प्रताप गिव मी आंसर, ठीक है ना? तो यहां तक की बात समझो। तो हमने क्या कहा, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल व्हिच लेड टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर Q and mark the beginning of systole. The T wave represents the return of ventricle from excited to normal state, repolarization. The end of T wave represent the, देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा यहाँ पे गलती मैं कहता हूँ कि कर दिया, the end of T wave represent the end of systole. According to एनसीईआरटी systole कहाँ पे हुआ? तो systole यहाँ पे हुआ, एनसीईआरटी का बुक करा है। end of T wave रिप्रेजेंट द सिस्टोल यहाँ पे खत्म हुआ, शुरू कहाँ से हुआ? सिस्टोल तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक टाइम देखो तो कितना हो रहा है, तो ये अराउंड हो जाएगा, ये मान लो 0.2 है तो 0.4 सेकेंड हो जाएगा। द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट द एंड ऑफ सिस्टोल, लेकिन ये यहाँ पे कुछ कम हो गया तो 0.3 सेकेंड के अराउंड होगा, और ये और आगे तक जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है डायग्राम में, ठीक है ना? तो ये 0.3 सेकेंड का होगा, क्या होगा? ये पूरा इंटरवल कितने देर का होगा? यहाँ से यहाँ तक का ये कितना सेकेंड होगा? 0.3 सेकेंड होगा। आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में मैं बताऊंगा कितना सेकेंड का होगा, 0.3 सेकेंड का होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मोड में लाता हूँ, थोड़ा सा ये अनयूजुअल टाइप है, चूंकि आप लोगों को बहुत कम पढ़ना है अभी, चूंकि आप लोग डिपोलाइजेशन पोलाइजेशन के बारे में नहीं जानते हो, क्या होता है एक्चुअल में, ये क्यों होता है, ये सारी चीजें नहीं जानते हो, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ रही है। नर्वस सिस्टम अगर आप पढ़ लिए होते पूरा तो ये ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है ना, हमारे हार्ट में जनरेटर है, उस जनरेटर का काम क्या है? हार्ट के सेल को पोलराइज स्टेट से डिपोलाइज स्टेट में लाना। पोलराइज स्टेट कौन सा हुआ? ये होगा पोलराइज स्टेट, इससे इसको किस स्टेट में लाना? डिपोलाइज स्टेट में, फिर उसके बाद किसमें? रिपोलाइज स्टेट में। पोलराइज स्टेट, डिपोलराइज स्टेट और रिपोलराइज स्टेट, पोलराइज स्टेट, डिपोलराइज स्टेट एंड रिपोलराइज स्टेट। तो ये जो हार्ट के सेल्स पोलराइज स्टेट से तो डिपोलराइज स्टेट में गए तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहलाया, डिपोलराइज स्टेट से फिर रिपोलराइज स्टेट में आया तो ये भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहलाया। मतलब इससे इस स्टेट में आना और इससे इस स्टेज में, ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल। तो हम लोग बेसिकली इस स्टेज में जाने में जो भी इवेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुआ, जैसे चार्ज का इधर उधर हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुआ, तो उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं ईसीजी से। तो ईसीजी मशीन में ये एक मिनट में ये 72 बार होता है हमारे हार्ट के सेल में, तो 72 ईसीजी बनते हैं, 72 ईसीजी बनते हैं, और एक ईसीजी कितना सेकंड का होगा? 0.8 सेकंड का। और इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जैसे डिपोलाइज हुआ ना, तो डिपोलाइजेशन जैसे खत्म मैक्सिमम पहुंचा, हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे कि इसमें इस डायग्राम में आप देखो तो यहाँ पे पी वेव मैक्सिमम पहुंचा, तो इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। उसके बाद ये डिपोलाइजेशन हुआ, लेकिन ये डिपोलाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और यहाँ जैसे ये खत्म हुआ क्यू वेव तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। लेकिन एनसीईआरटी में क्या कर रहा है? एनसीईआरटी में कर रहा है कि एंड ऑफ द टी वेव तक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्स करता है। तो ये बात है। अब आगे सुनो, द टी वेव रिप्रेजेंट द, अब देखो एक मिनट में कितना ईसीजी बनेगा? नॉर्मली एक मिनट में एक पेपर पे ईसीजी आता है, सबने देखा होगा, इतना बड़ा पेपर है, तो इस पे कितना ईसीजी आएगा एक मिनट में? बताओ भाई, कितना ईसीजी का पैटर्न बनेगा? हाउ मेनी पैटर्न? बाकी लोग बोलो,
सब लोगों ने कहा कि नॉर्मली सर 72 बार बनेगा, मतलब कि जितना हार्ट बीट होगा उतना ही बनेगा, जितना हार्ट बीट होगा उतना ही ना बनेगा, जितना हार्ट बीट होगा उतना ही बनेगा या ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? हार्ट बीट के बराबर ही तो बनेगा ना, यस या नो? हार्ट बीट के बराबर, ठीक है। अब ये बताओ, मान लो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा है, बहुत तेजी से धड़कने लगा है, और मेरा दिल जो है अब 120 पर मिनट धड़क रहा है, तो इस पे कितना ईसीजी बनेगा? 120 बनेगा कि नहीं? 120 बनेगा या नहीं? और मान लो मेरा दिल जो है 50 बार धड़क रहा है, तो इसमें 85 तो ईसीजी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मान लो 1 मिनट में यहां से यहां तक हमने लिख दिया 60 सेकेंड, और इस पे अगर हम ईसीजी को काउंट करें कि ये किसको काउंट करें, मैं यहाँ पे सरकारी स्टाइल में बना रहा हूँ ईसीजी, ये किसको काउंट करें? ईसीजी को काउंट करें। यहाँ से आ जाएगी, और ईसीजी ऐसे हम ऐसे ईसीजी फिर यहाँ से दूसरा रिपीट होगा, ये सरकारी ईसीजी है, ठीक है। तो सरकारी ईसीजी ऐसा बना रहे हैं, तो इस पे नंबर ऑफ ईसीजी को हम काउंट करके ये बता सकते हैं कि नहीं उस पेशेंट का हार्ट बीट कितना है। मान लिया 60 सेकेंड में किसी का 40 बार ईसीजी आता है, तो उसका हार्ट बीट कितना होगा? 40 ही तो होगा। क्यों? आर यू एग्री विथ मी? अगर एग्री हो तो हाथ हैंड रेज करो। By counting the number of ECG, one can describe whether heartbeat is normal or abnormal. हार्टबीट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल बता सकते हैं कि नहीं? ऐसा का नमाज बहुत बेटा होता है, बहुत देर तक होता है, 12 बजे रात तक आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ ईसीजी वन कैन टेल, ठीक है ना, बीच में डिस्टर्ब मत करो प्लीज, ठीक है ना। यस, दिस इज द रीजन। तो यही बात आपके बुक में लिखा है, क्या लिखा है कि बाई काउंटिंग द, अब देखो ये बताओ इस ईसीजी को अगर हमें काउंट करना है, तो सॉरी फॉर दैट, तो ये बताओ इस ईसीजी में सबसे आसानी से काउंट किसको हम कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही क्या है, आराम से देखा जा सकता है। पी वेव को काउंट करना और टी वेव को काउंट करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। सबसे आसानी से हम किसको काउंट कर सकते हैं? एक ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होगा? एक होगा या दो? एक सिंगल ईसीजी में, एक सिंगल ईसीजी को अगर हम बताएं तो इस सिंगल ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक होगा या दो होगा? दो लिखा है किसी ने, मुसाहिब बशीर को मैं जान मार दूंगा। मुसाहिब बशीर दो होगा, बोलो बेटा। किसी ने दो लिखा था, किसने लिखा था दो? में जोहैब ने लिखा। जोहैब, सब खैरियत? तो ये बताओ सबसे आसानी से हम किसको काउंट कर सकते हैं? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। इसीलिए हम ईसीजी जब देखते हैं ना, तो ईसीजी में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को 1 मिनट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हैं, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को जब काउंट कर लिया तो इसका मतलब ने ईसीजी को काउंट कर लिया। तो सबसे आसान काउंट करना इसमें किसको है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। पी वेव और टी वेव को लगभग एक जैसा दिखता है तो मुश्किल होता है काउंट करना। तो इसीलिए बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ ईसीजी और बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वन कैन टेल अबाउट द हार्ट बीट। और इसीलिए ईसीजी के जरिए हम लोग हार्ट बीट का भी पता कर सकते हैं कि हार्ट बीट कम है या ज्यादा है। टैकीकार्डिया का पेशेंट सिखा रहा है या ब्रेडिकार्डिया का? समझ में आया बात? अगर समझ में आया तो प्लीज एक स्माइली भेजिए अच्छा सा, कोई सा भी, अरे कोई सा भी भेज दो, ठीक है ना। तो ये लिखो, इसके आगे क्या लिख रहा है? बाई द काउंटिंग द नंबर ऑफ, obviously by the counting the number of people that occur in a given time period, one can determine the heartbeat of an individual. Since the ECG obtained from have roughly the same shape for a given lead configuration. अब ये बात आपको समझ में शायद नहीं आएगा। देखो लेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या था? अब सैकड़ों तरह के ईसीजी इस्तेमाल में आते हैं। कितने तरह के? सैकड़ों तरह के ईसीजी इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ईसीजी है उसमें क्या, दोनों रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। लेकिन जैसे हमने ये फोटो दिखाया ना, तो इस ईसीजी में देखो चेस्ट पे बहुत सारे मल्टीपल लेड है, इलेक्ट्रोड है, राइट एंकल में है, लेफ्ट एंकल में है। तो ये लेड एक स्पेसिफिक टाइप का लेड कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा लेड कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो सकता है कि एक यहाँ हो, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, चौथा यहाँ हो, पांचवा यहाँ हो, ऐसा हो। तो ये कहता है लेड कॉन्फ़िगरेशन। तो अलग अलग ईसीजी कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग तरह का ईसीजी बनता है। लेकिन अगर एक तरह का, जैसे मान लीजिए जितने भी इंडिविजुअल में यहाँ पे लगाया जाए लेड को,
तो उन सब में ईसीजी एक जैसा बनेगा। ये नहीं कि कोई मोटा आदमी है तो उसमें अलग ईसीजी बनेगा, कोई पतला आदमी अगर वो उसका हार्ट हेल्दी है तो एक तरह का बनेगा। यही बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि दोनों रिस्ट पे और एक पैर पे दुनिया में जितने इंडिविजुअल के लिए बनाया जाएगा अगर वो नॉर्मल है तो उसका ईसीजी एक जैसा आएगा। उसका ईसीजी कैसा आएगा? एक जैसा आएगा। मैं तो क्लास ले रहा हूँ प्लीज, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए कि ताकि वहां पे सफाई हो जाए, ताकि करंट आसानी से मेजर किया जा सके। जाइलोकेन लगाते हैं। थोड़ा अभी 2 मिनट रुको, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या गया कि सिंस द 2 मिनट रुको, जल्दी जा रही है, जल्दबाजी मत मचाओ। Since the ECG obtained from a given have roughly the same shape of a given length, any deviation from the shape indicate a possible abnormality of disease. अब देखो क्या होता है ना, अगर मान लो पी वेव ऐसा है, अब पी वेव आपका ऐसा है, इस पी वेव अगर ऐसा से ऐसा हो जाए या ऐसे हो जाए या फ्लैट हो जाए या क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो इसका मतलब है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। उसी तरह से क्यू कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाए, आर ऐसे हो जाए, या क्यू ऐसा हो जाए, आर और आगे ऊपर चला जाए, टी छोटा हो जाए, एस छोटा हो जाए, टी फ्लैट हो जाए, या टी ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिल में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो क्या लिखा रहा है? एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिजीज ऑफ हार्ट, डिजीज ऑफ हार्ट। एंड इसीलिए इसका बहुत ज्यादा ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। हेंस इट हैज ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब मैं इसको भेज रहा हूँ, देखो तुम लोग को मैं कल ईसीजी के बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप सब लोग इसको एक बार पढ़ लेना और प्लीज लिसन केयरफुली। इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च, कौन सा एब्नॉर्मलिटी होता है, कौन सा डिजीज होता है, ये सब बिल्कुल याद नहीं करना। कुछ बुक में कुछ पैकेज में ये लिखा रहता है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन में क्या होता है। हाँ बोलो मोहसिन, क्या क्वेश्चन है? कुछ बताओ, पूछो, क्वेश्चन पूछो। तो एक क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पूछो डायरेक्ट यार। एक क्वेश्चन पहले ये लिखते हो फिर क्वेश्चन पूछते हो, सीधे क्वेश्चन लिख दो, ठीक है ना? तो ये वाला डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है। दिस डायग्राम इज कंपलसरी फॉर यू। ये तो बोर्ड में भी आपके आता है, और बोर्ड तो खैर आप लोग पास कर चुके हैं, लेकिन ये डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए। इसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर यहाँ पे क्या क्या याद करने लायक है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ इसको मिटाने के बाद, मैं मिटाने के बाद समराइज करता हूँ, नहीं तो ऐसे समराइज करना ठीक नहीं रहेगा। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। इसमें सबसे पहले ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, फिर क्वेश्चन मत पूछना, ये आपको याद रखना है। पी वेव रिप्रेजेंट द टैकीकार्डिया बताया नहीं है, मार के तुम्हारा भूत बनाएंगे हम जो है, नहीं अलग होता है, बढ़ाऊंगा आगे। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक इज अ इंटायरली डिफरेंट थिंग। कार्डियक अटैक एंड हार्ट अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। आगे पढ़ाऊंगा डिसऑर्डर में। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है और हार्ट अटैक का मतलब, ये दोनों दो अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। ये दोनों बिल्कुल दो अलग चीज है। पी वेव रिप्रेजेंट, जल्दी बोलो, बोलो सब। एडी वीडी वी आर, एडी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वीडी। टी वेव रिप्रेजेंट वी आर। वेरी गुड। अब आपसे कोई पूछे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियल सिस्टोल बिगिन और पी वेव लेड टू, तो यहां से बिगिन हुआ यहां पे खत्म होता है, ये कहलाता है एट्रियल। इस टाइम इंटरवल में क्या होता है, इस टाइम इंटरवल में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इस टाइम इंटरवल में क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और यहां से लेके यहां तक इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। बस ये याद रखना है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वीसी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? वेंट्रिकुलर, तो क्यू just at the end of Q wave ventricular contraction begin and it continue till the end of T wave। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सा इसको ऐसे ही, ये देखो ये इसलिए बताया, ये हमने इसलिए दिया है कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस क्या होता है ना, देखो क्या होता है ना, इसमें कोई भी हार्ट में एब्नॉर्मलिटी होगी ना, तो ये वेव सेम तरह का नहीं रहेगा, वेव में दिक्कत आ जाएगी, वेव फ्लैट हो जाएगा या वेव लार्ज हो जाएगा, वेव और बड़ा हो जाएगा। अरे मैं क्या कहा, तुम इसको मत देखो, इस डायग्राम को मत देखो। इसमें हम बेटा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को हम कहीं मेजर ही नहीं कर रहे हैं, इसमें हम वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को मेजर ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है ना? सडन जर्क्स इन हार्ट
ये कहाँ लिखा है सडन जर्क? देखो जर्क का मतलब क्या था, हार्ट में कोई तरह का प्रॉब्लम हो गया, एक हार्ट बहुत कस के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया। सडन जर्क ऑफ हार्ट का मतलब क्या हो गया, बहुत कस के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं सडन जर्क इन हार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपके क्वेश्चन का आंसर, मैंने बता रखा है, आप लोग ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं, किफायत एक बार रिपीट कीजिए, आप वीडियो को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप रिपीट कीजिए या गौर से सोचिएगा तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत आराम से सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा, कि एकदम इत्मीनान से सोचिएगा कि एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, ये बताओ ये बेवकूफ़ इंसान, टाइम कोई टाइम पे दो एक्टिविटी एक साथ हो सकती है कि नहीं एक ही टाइम पे? मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट जा रहा हूँ और कोई सेंटर पॉइंट से दोरपुर जा रहा है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता एक टाइम में, या इसके लिए अलग अलग टाइम चाहिए? तो यही चीज़ तो यहाँ भी है। अब बाकी तुम सोच लेना, ठीक है, नहीं सोच के समझ सोच पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, ठीक है।